बड़ी छोटी हरकत मैं समझता हूँ। यस, बहुत ही छोटी हरकत है। उसका असर आज ये हुआ कि कामरान अकमल साहब ने कहा कि मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे 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 दबाना और ऐसे ऐसे हिलाना, ये क्या है? मतलब जो हरकतें हम करते हैं, किस या हाथ मिलाना या गले मिलना, इनको अगर कोई केवल और केवल एक्ट के रूप पे बताए कि ऐसा करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगेगा ना हमें। मतलब अगर मैं बताऊं कि तिब्बत वगैरह के अंदर में आपके जीभ को ऐसे निकालना एक एक्चुअल में मतलब ग्रीटिंग का सिंबल, रिस्पेक्ट का और ग्रीटिंग का सिंबल होता है। तुमको लगेगा ये क्या है? कई मूवीज में एक दूसरे के मुंह पे थूकने को के कबीले होते हैं ऐसे, जो एक दूसरे के मुंह पे जब थूकते हैं तो उसको रिस्पेक्ट देना मानते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? यहाँ तक कि ड्यून मूवी में अगर मतलब विच इज लाइक, पुरानी मूवी में तो चलो हंसी मजाक के लिए कर लिया करते थे, ड्यून मूवी में जो प्लैनेट है अराकस शायद, उस प्लैनेट पर आकर के वो आता है और उस टेबल पे थूकता है, और टेबल पे थूकता है क्योंकि उस प्लैनेट पर पानी ही नहीं है। तो अपने शरीर का पानी टेबल पर देना इज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, अटमोस्ट रिस्पेक्ट, कि मैं अपने शरीर का पानी जो है तुम्हारे को दे रहा हूं, मतलब जो यहाँ की सबसे तगड़ी कमोडिटी है। तो जितने भी इस तरीके की हरकतें इंसान या जानवर करते हुए नजर आते हैं, अगर उसको फर्स्ट प्रिंसिपल पर समझा जाए तो वो असल में एक सिग्नलिंग मेथड है अपनी वनरेबिलिटी को, अपने जैसे कि हाथ मिलाना, कि एक दूसरे के इतनी नियर वेसिनिटी में आ जाना कि आप रिस्क ले रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पे, और आप हाथ दिखाते हैं कि ओपन है, कि मेरा हाथ ओपन है, किसी भी तरीके का वेपन नहीं है मेरे पास। और इससे मिलते जुलते जैसे वुल्फ में अपनी, क्योंकि वो ज्यादातर गर्दन पर जगुलर वेन वगैरह पे अटैक करते हैं, तो अपनी जो है वो जब ग्रीट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो इस पर्टिकुलर तरीके से मिलते हैं कि अपने आप को ओपन करते हैं, अपनी वनरेबिलिटी को सामने रखते हैं कि चलो अब हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, या विश्वास पात्र हो रहे हैं एक दूसरे व्यक्ति के। शेर सामने से नाक मिलाते हैं, कई ऐसे कबीले भी हैं जो कि ऐसे आते हैं और नाक और मुंह और जो है वो मिलाते हैं। हम रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं तो हमें अजीब लगेगा, हमें वही चीजें नॉर्मल लगेगी, हम कभी उस पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं कि यार ये एक दूसरे के ये होठों पर ऐसे चिपक करके और आपस में एक दूसरे की जीभ से ऐसे एक दूसरे की जीभ को इस्तेमाल करना और एक होठों को चूसना, ऊपर दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा कि यार ये कर क्या रहे हैं ये लोग, मतलब क्या अगर, लेकिन एवरीबडी इज डूइंग इट और वुड वांट टू डू इट। कहाँ से ये फर्स्ट प्रिंसिपल पे ये बातें बता क्या रही हैं, सिखा क्या रही हैं? कुत्ता है तो कुत्ता अपने अपने अपनी पोजीशन को इस तरीके से रखता है कि मुंह को नीचे कर लेगा और पिछवाड़े को ऊपर कर लेगा और पूंछ लाएगा, कि क्योंकि जब अटैक करेगा तो पीछे वाले को नीचे करना चाहिए, आगे वाले को ऊपर, ताकि कूद सके। तो वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि जिसपे वो अटैक नहीं कर रहा है सामने वाले के ऊपर में। ये सारी चीजें जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाते हैं तो बताती हैं हमें ग्रीटिंग, मिलना, वनरेबिलिटी, विश्वास पात्र बनना, इक्वालिटी के इक्वल है, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से करते हैं। हाथी अपनी सूंडों को लपेट करके करते हैं, शेर एक दूसरे का माथा इस तरीके से मिला के करते हैं, जगुलर वेन को ओपन करके करते हैं, वुल्फ वगैरह। जानवर अलग अलग कबीले, अलग अलग तरीके के इंसान, ताकि ये बता सकें कि ओके वी आर नॉट हेयर टू अटैक ऑन ईच अदर, क्योंकि ज्यादातर केसेस में वो जब दो अलग अलग लोग मिलते हैं तो वो अटैक का ही सिग्नल होता है। और बड़े ही बिजार तरीके आपको मिल जाएंगे, चाहे वो नमस्ते का हो, चाहे वो सर झुकाने का हो, मतलब कि उसमें जापानीज कल्चर में द पॉइंट इज कि ये धीरे धीरे बदल करके अलग अलग तरीके की चीजें बन गई होंगी, ओके, लेकिन ये हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल उनका रहेगा केवल और केवल अपनी वनरेबिलिटी को साझा करने से। So, one more to clarify. If it was with the nose breath, I'll just No, tell it you, definitely was it would move like this. incredible. Really, really incredible. Wow. I have no words. I'm actually speechless. I don't know what to say. तो किसी ने इस पे, ये जो वीडियो आपने अभी देखा उस पे लिखा है कि कैन एनीवन एक्सप्लेन इट, के उसने वो कैसे किया, ये उसकी हेडिंग है।
तो जब लोग ऐसी पर्टिकुलर वीडियो देखते हैं तो दिस इज द बॉटम लाइन। आपको ये नहीं देखना है कि कैसे किया, इस तरीके की चीजों में रेफ्यूटेशन काम कर सकता है कि आपको डिस्प्रूव करना है कि कैसे किया गया होगा, वैसे उसको हटा करके देखते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है, और वो बोल भी रहे हैं कि देखो मेरी नाक से तो अगर मैं करी होती तो ये सारे भग जाते, तो आप बोलेंगे ओके ठीक है, अगर ऐसा है और आप अपने टेलीकाइनेसिस ही कर रही हैं, अगर दिमाग से ही कर रहे हैं, तो आपको तो उसकी जरूरत नहीं होगी ना, क्या नाम है, नाक को बंद करने के लिए मैं नीचे वो लगा देता हूँ, एक गत्ता लगा देता हूँ, तो वो जाएगी नहीं नाक। ओके, बोले नहीं नहीं देखने की जरूरत पड़ती है तो इसलिए गत्ता लगाने से काम नहीं चले। बोले ओके फाइन, हम एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा देते हैं, उस ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी वहां पर उस तरीके से। अच्छा, जितने भी लोग नहीं जानते हैं, ये पूरी जिंदगी काम किया है जेम्स रैंडी ने, $1 मिलियन का प्राइस भी है। अगर कोई इस तरीके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति का अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि हमारे पास इस तरीके की कोई शक्ति एग्जिस्ट करती है, तो वो बता सकता है, और वो $1 मिलियन 8 करोड़ रुपए लेकर के भी जा सकता है। और अपनी इतनी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं इस तरीके के लोगों की, कोई बोलता है कि देखो मैं मैग्नेट मैन हूं, मैं चिपका लेता हूं, तो वो यहाँ पे आए पाउडर डाला, बोले कि आप चिपकाओ, बोले कि जैसे ही बोले कि मैं अपने ऐसे हिला देता हूँ चीजों को, तो उन्होंने मालूम है क्या किया, उन्होंने वहां पर वो जो छोटे छोटे वो बहुत हल्के वाले जिनसे पैकिंग की जाती है पीनट, वो डाल दी, क्योंकि अगर हिलेंगे तो दोनों हिलेंगे, पता चल जाएगा कि कहाँ से हवा आ रही है। तो इस तरीके की बहुत, क्या करना है, द आइडिया इज टू डिसप्रूव। साइंस में कभी प्रूव नहीं होता, प्रूव नहीं किया जाता है, कभी आप नहीं बोले साइंस हैज प्रूव्ड, गलत, जो भी बोल रहा है गलत। हम एविडेंसेस देते हैं, दलीलें देते हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट देते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा सीना ठोक करके नहीं बोलता है। अगर बोल रहा है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत बोल रहा है, क्योंकि कल को क्या उसकी नई एक्सप्लेनेशन और क्या बेहतर आ जाएगा वो हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अभी चल रहा है उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं क्या, तो वो डिस्प्रूव की पर ज्यादा बातें चलती हैं कि भैया जाओ और उसको डिस्प्रूव करो, इस बात को जो भी वो क्लेम कर रहे हैं उसको डिस्प्रूव करो, प्रूव मत करो। प्रूव के पचड़े में पड़ोगे तो ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाओगे, डिस्प्रूव में एक कदम चलोगे, वो कदम गारंटी का होगा। तो तुमने जैसे यहाँ गत्ता लगाया, यहाँ पर इस तरीके की कोई चीज लगाई, आसपास में तुमने मेक श्योर किया कि किस तरीके से हो रहा होगा। तो दिस वॉज द बेसिक आइडिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रील। कि कहीं पे भी आपके मोबाइल नंबर में 7 लिखा है और इसके सामने 1 नंबर रहेगा, तो 1 नंबर सूर्य का है, गवर्नमेंट जॉब का भी है, लेकिन 7 नंबर उसके बाजू में रहेगा ना, तो इसको डबल पावर देगा ये, तो ये सरकारी नौकरी दिलाएगा आपको। 17 नंबर अगर ये मोबाइल नंबर में है तो या तो आपके लिंक बड़े बड़े लोगों के साथ रहेगी, आपका उठना बड़े बड़े लोगों के साथ रहेगा, या आपके घर में कुछ सरकारी नौकरी करने वाला रहेगा। 17 हो या 71, ऐसा हो या ऐसा हो। 17 में क्या जोड़ें कि 70 हो जाए, ये वाला मीम याद है। लेकिन अभी हम 70 की बात नहीं करेंगे, 71 की बात करेंगे। शब्दों का ना बस यही खेल है कि जब तक तुम उसमें मैथमेटिक्स ढूंढ रहे हो तब तक मैथ है, जब तक फिर उससे ये करने पे आ जाओगे कि तुम्हारा घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो सूडो साइंस चालू हो जाती है। 17 एक प्राइम नंबर है, राइट, और 71 भी एक प्राइम नंबर है, और वो नंबर जो केवल और केवल अपने नॉर्मल में प्राइम हो और अपनी संख्या को आगे पीछे करने पर भी प्राइम हो जाए, ऐसे जोड़े को हम मालूम में क्या बोलते हैं, कितना मस्त नाम है, ऐसे उसको बोलते हैं हम एरिम्प, जो प्राइम का उल्टा है, और इट्स अ एक्चुअल टर्म। स्वीट कॉर्न होता है ना, उस स्वीट कॉर्न में भी स्वीट कॉर्न नहीं है, ये बात पता करिए, उस स्वीट कॉर्न को खाने से भी कैंसर होता है। जनरल मॉडिफाइड है वो स्वीट कॉर्न भी। देख देसी भुट्टे होते हैं, छोटे छोटे दाने के होते हैं, चबाने पर थोड़ा सा दांत में मेहनत कराते हैं, वो दांत की मेहनत, दांत के बीच का यही वो समय है जब मुंह में सबसे ज्यादा पानी और सड़ान के कारण वायरस होते हैं। भुट्टे की खासियत है देसी भुट्टे की, आप मुंह से उसको चबाएंगे तो वो धीरे धीरे चपते दांतों के बीच में जो आप जिसको रूट कैनाल बोलते हैं, रूट कैनाल के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको फिनिश कर देता है। तो जितनी मवाद के एरिया रहते हैं मसल्स ने, अगर मान लीजिए आपके मांस ने दांत छोड़ दिया है, तो ये वो सीजन है कि भुट्टा चबाने से, देसी भुट्टा चबाने से आपके दांत के बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। क्या स्वीट कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड है? आंसर इज यस। क्या गेहूं? यस। चावल? यस। सारे के सारे फ्रूट? यस। क्या ये सब कैंसर करते हैं? नहीं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड अभी से हैं या पहले से? 10,000 सालों से, जब से हम खेती कर रहे हैं तब से हम चीजों को जेनेटिकली मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं। क्या ये सारी चीजें कैंसर कर रही हैं?
नॉट डायरेक्टली। चलिए अब इसको समझते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एक मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूं, और वो है आप इंसान का दिमाग। आपने फिल्मों में देखा है ऐसे लगा करके और लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। बोलते हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो जो चीजें खराब पड़ी हुई हैं, जो कनेक्शन खराब है, वो ठीक हो जाए। क्या हो कि अगर जो लोग ठीक हो गए उनको तो मैं जिंदा रख लूं, और जो लोग ठीक नहीं हुए, जो लोग थोड़े और खराब हो गए, उनको मार दूं, और कहूं कि देखो कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है हमारी ये वाली तकनीक जो है। इससे मिलता जुलता या इसका भयावह रूप हमको वेजिटेशन में, हमको अपने जो फसलें हम उगाते हैं उसके अंदर में हमें देखने के लिए मिलता है। हम क्या करते हैं, हम वो पर्टिकुलर जो कैरेट, वो पर्टिकुलर गेहूं, वो पर्टिकुलर स्वीट कॉर्न, उसमें म्यूटेशन जनरेट कराते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बहुत पहले आप केवल चूज कर लिया करते थे, फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हमने गामा रेज मार करके, फिर उसके एक कदम आगे बढ़ा तो आजकल तो एक एक जीन जो है हम चेंज करके जेनेटिकली मॉडिफाई करा सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ज्यादा बेटर है? ये ज्यादा बेटर है कि आप किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दें और उम्मीद करें कि जो कनेक्शन था वो ठीक हो जाए, और हो गया तो हम उसको जिंदा बचा लेंगे, या ये ठीक है कि अगर आपको पता चल जाए किसी स्कैन के जरिए कि इसका ये न्यूरॉन खराब है, आपने केवल वो न्यूरॉन को वहां से हटा दिया या बदल दिया और वो व्यक्ति पूरा सही हो गया बढ़िया तरीके से, क्या ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है? तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये पर्टिकुलर चीज जो है ज्यादा अच्छी अप्रोच है, क्योंकि इसमें बहुत सटीक तरीके से वो काम हो पा रहा है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई तो हम करते हुए आ रहे थे उसको, बस उसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आपने देखा कि ये मटर का पौधा में ज्यादा मोटा दाना है तो आपने उसको पकड़ करके अगली जनरेशन पैदा की। आपने देखा ये फल ज्यादा मीठा है, आपने वो पकड़ करके अगली जनरेशन पैदा की आम की। ये पर्टिकुलर केले का बीज छोटा हो गया, उसकी अगली जनरेशन आपने वहां से पकड़ करके की। और इसी को हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जो कि एक तरीके से जेनेटिक्स को मॉडिफाई करना है, क्योंकि वो पहले से जेनेटिकली मॉडिफाई था, हमने बस उसको सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे जैसे हम आज की तारीख में बढ़ते हुए आ रहे हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में, मेरा चावल का पौधा है, ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में नहीं जिंदा रह पाता है, मैंने उसके एक पर्टिकुलर जीन को चेंज किया, वो सॉल्टी कंडीशन में जिंदा बच सकता है, कम पानी में पैदा हो सकता है, और ऐसी जगहों पर मैंने उसको पैदा कराया जहां पहले वो नहीं पैदा हो सकता था। ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट्स में कितने, दो तरीकों से, एक जो इतिहास में हजारों सालों से चल रही है, विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और दूसरी जो कि हम आज की तारीख में करते हैं कि एक जीन को निकालें। अगर देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो सिलेक्टिव है, मुझे पता है कि कौन सा जीन को उठाऊं तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही अगर मुझे पता है कि क्या न्यूरॉन को उठाऊं तो क्या हो जाएगा। लेकिन लोग, आई होप कि आपको ये दो चीजें आज अंतर क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दोनों में से कोई भी हमारे पास रीजन नहीं है कि कैंसर करने का कारक है डायरेक्टली, कि ये खाओगे तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर एक रिश्ता है व्यक्ति का, उसकी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी का, उसके खानदान से जो म्यूटेशन इसको मिलती आ रही है उसका, और इसके आचरण का। फन फैक्ट, पिजन प्रोड्यूस मिल्क। आई नो, बस जस्ट गिव मी सम टाइम कि मैं बता सकूं तुमको कि हाँ ये सच है, और ये क्यों सच है। जब एक्सप्लेनेशन पूरा सुन लोगे तो ठीक है, लगेगा कि हाँ ओके फाइन वी एग्री। मिल्क क्या है? मिल्क एक ऐसा लिक्विड है जो कि किसी भी पेरेंटल बॉडी से निकल रहा है, जिसके अंदर में बहुत रिच है फूड की तरह, जिसमें फैट है, प्रोटीन है, शुगर्स हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज हैं, जो कि मदर से बच्चे के अंदर में जाती हैं, उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। सेम थिंग हैपेंस इन पिजन। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि दो सेम सी चीजें एग्जिस्टेंस में आ जाएं लेकिन उनका कुछ लेना देना नहीं था। जैसे कि ब्रेन, जैसे कि आंखें, हमारी आंखें और ऑक्टोपस की आंखें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस में आई हैं, हम दोनों की आंखों का कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से पिजन या कुछ पक्षी जिनके थ्रोट में इस तरीके से एक पाउच है जिसके अंदर में वो पर्टिकुलर सिक्रीशन करते हैं, जिसमें शुगर,
फैट, प्रोटीन और एंटीबॉडीज हैं जो कि रिगर्जिटेट करके मेल भी और फीमेल भी अपने हैचलिंग, अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो उनको उससे न्यूट्रिशन मिलता है, वो बड़े होते हैं। दिस इज सच ए फैसिनेटिंग आइडिया कि मिल्क प्रोड्यूस करना एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है कि दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सेम एंड पॉइंट पर पहुंचे, जबकि उन दोनों चीज़ों जो दिखने में बिल्कुल सेम है लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं है। जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सबसे आसान एग्जाम्पल है उड़ना, कि उड़ चमगादड़ भी रहे हैं और उड़ पक्षी भी रहे हैं, दोनों एंड पॉइंट दोनों का सेम है लेकिन दोनों हैं अलग अलग, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से ब्रेन अलग अलग डेवलप हुआ, उस तरीके से अलग अलग आंखें अलग अलग डेवलप हुई, बहुत सारी, और उसमें आज एक और चीज़ जुड़ रही है विच इज मिल्क का प्रोडक्शन। अगर किसी को तंत्र से, मैंने बोला कैंसर का रोग लगा है, तो कैंसर का रोग कैसे लगता है? वो तांत्रिक क्या करता है, सभी तरह के, जैसे लोग मरे, जैसे कोई कैंसर से मरा, उसको पता होता है, वो अपने स्टोर में सारी चीजें जमा करता है। अब कोई कैंसर से मरी है तो कैंसर से मरी वाली महिला का चिता की राख, उसके कपड़े के टुकड़े, कफन का, कपड़े का जो मिला वो निकाल लेगा, वो जमा कर लेगा। अब वो क्या करता है, उस पुतले को जब बनाएगा तो उसी महिला, जो मान लो कैंसर से मरी है, उस महिला का राख मिलाएगा पुतले में, और अभी आपकी आत्मा ज्योति की परछाई को जोड़ ली। देखो दोस्त, सर तो तुम्हें सिखा रहे हैं कि कैंसर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जनरली लोगों को लगता है ऐसा कि कैंसर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल सकता, कैंसर किसी इन्फेक्शन की तरह ट्रांसमिसिबल नहीं है। क्योंकि अपन लोग साइंस की बातें कर रहे हैं तो वो ट्रू, नो डाउट अबाउट इट, कि 99.9% ऑफ द केसेस के अंदर में कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति नहीं फैल सकता। सर तो काला जादू करवा रहे थे, अपन उसकी वजह से साइंस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सर तो किसी के कपड़े के जरिए किसी दूसरे बंदे पर काला जादू के जरिए कैंसर करवा रहे थे, मगर क्या इससे मिलती जुलती कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है? द आंसर इज यस। पहला तरीका है कि किसी उस व्यक्ति के कांटेक्ट में जाना जिस व्यक्ति के पास क्या है कि कैंसर है और वो उसको कैंसर हुआ है। जैसे मान लेते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो सर्वाइकल कैंसर है, वो 99% ऑफ द टाइम एक जो सर्वाइकल कैंसर है वो HPV की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ये वायरस है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यौन संबंध के समय में फैल भी सकता है, और अगर फैल गया तो सामने वाले व्यक्ति को इस वायरस की वजह से कैंसर हो सकता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट कैंसर फैलना पॉसिबल है। इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर में ये भी पॉसिबल है, जैसे कि टिस्मेनियन टाइगर के अंदर में आप देखें कि एक लाइव सेल, जब वो आपस में लड़ रहे हैं, काट वाट रहे हैं, तो लाइव सेल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जा सकती है और उसको कैंसर करवा सकती है। इस तरीके से कैंसर की ये वो रेयर इवेंट है जहां पर वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल भी सकता है। तो मम्मा, बेटा, आपने फोकस और कंसंट्रेशन का तो नंबर दे दिया, अभी एग्जाम सक्सेस के लिए भी कोई नंबर दे दो। जरूर दे दूंगी, पर रिक्वेस्ट ये है तुम सारे बच्चों से, ये नंबर आपको हीलिंग देता है, मतलब आपके लक को इन्हांस करता है। तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे बच्चों, बिना पढ़े कुछ होगा नहीं। तो पढ़ो और साथ में इस नंबर को चैंट करो या अपने लेफ्ट हैंड पे लिख के रखो, ताकि आपको यूनिवर्स का भी सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, अब नंबर बता रही हूँ जो सक्सेस इन एग्जाम आपको दिलाएगा। पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो है 52671413। जो इसमें मैम की बेटी हैं जो वीडियो बना रही हैं, बच्चे बचपन से क्यूरियस होते हैं। इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस बच्चे ने ये ना पूछा हो कि मम्मा ये क्यों काम करता है। तो शायद मम्मा ने, आई डोंट नो कि उन्होंने क्या बोला होगा, लेकिन शायद उन्होंने बोला होगा कि हमको नहीं पता ये कैसे काम करता है, लेकिन ये करता है, या कोई और पर्टिकुलर एनर्जी से रिलेटेड वजह है, या कोई ऐसी वजह जो मिल जाती है इंसान को तो लगता है कि हाँ वजह है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना तो ज़्यादातर जब लोग हमें वजह देते हैं तो वो है नहीं, जैसे कि भगवान करता है, मैजिक है, या फिर जादू है, टोटका है। ये अगर आप ध्यान से इन शब्दों को खोलेंगे
तो इन शब्दों के भीतर में एक शब्द मिलेगा विच इज पता नहीं तो लेकिन ये जब डब्बे में बंद करके दिए जाते हैं कि भगवान ने किया है, तो लोगों को ऐसा लगता है, भ्रम पैदा हो जाता है कि अरे अच्छा हाँ चलो हमें तो रीजन पता चलेगा। लेकिन क्या वाकई में पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं पता चला। तो क्या विज्ञान में जरूरी है हर पर्टिकुलर चीज का रीजन पता होना तभी जाकर के आपको वो चीज कैसे काम करती है या उस चीज का इस्तेमाल आप कर पाएंगे? नहीं, हमारे पास बतेरे एग्जाम्पल हैं इस तरीके के जहां पर हमें डिटेल में नहीं पता है, मॉलिक्यूल के लेवल पे नहीं पता है कि वो पर्टिकुलर चीज क्यों काम करती है, लेकिन वो करती है। जैसे कि हमको मालूम है कि भाई जैसे एक पेड़ है तो पेड़ की बार्क का कबीले से लोगों ने चुराया, फार्मा कंपनियों ने चुराया इस चीज को कि एक पेड़ है उसके बार्क को कूट करके जब लोगों को दिया करते थे तो उससे बुखार खत्म हो जाया किया करता था या मलेरिया ठीक हो जाया किया करता था। क्या लोगों को पता था कि उस बार्क में क्या चीज है ऐसी जिसकी वजह से मलेरिया ठीक हो जाता है? वो काम फार्मा कंपनियों वालों ने चुरा करके किया कि वहां से उन्होंने उसका एक मॉलिक्यूल को निकाला और चुरा करके उससे उसको पेटेंट करा करके अपने करोड़ों रुपए छापे। लेकिन एक चीज जो कभी गायब नहीं होगी इस प्रोसेस से, डज नॉट मैटर कि वो फार्मा कंपनी कर रही है या कोई पर्टिकुलर टैरो कार्ड रीडर काम कर रहा है, विच इज डबल ब्लाइंड कंट्रोल। डबल ब्लाइंड कंट्रोल एक ऐसा मेथड है जो कि हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सी चीज काम करती है और कौन सी चीज काम नहीं करती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आप किसी बच्चे के बेटी को क्या करना पड़ेगा कि ये बात अपने अंदर तक पता करने के लिए कि हाँ यार ये काम करती, कैसे किया जाएगा इस बात को पता कि आप कुछ लोग लेंगे जिनके हाथ पे लिखा जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके हाथ पे नहीं लिखा जाएगा। मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनके हाथ को कवर करके रखा जाए, कुछ पे दिखाया जाएगा कि लिख दिया है लेकिन कुछ लिखा नहीं जाएगा, खाली कवर कर दिया जाएगा ताकि लोगों को लगे कि उनके हाथ पे लिखा हुआ है, ताकि अगर किसी का भ्रम पैदा भी होता है उससे तो पता चल पाए। इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से वो चीज काम की है कि नहीं की है ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से पता लगाया जा सकता है। मेथडोलॉजी कभी इस पर्टिकुलर केस में आपको गलत आंसर नहीं देगी, भले से हमें उसका पीछे का मैकेनिज्म पता हो कि ना पता हो। तो दो पर्टिकुलर पॉइंट, एक, जब भी कोई व्यक्ति आपको कोई रीजन दे तो उसको खोल करके देखना है कि हमें वाकई में पता चल भी पा रहा है कि हाँ ये रीजन है कि खाली डब्बा दे दिया गया है हमें कि जादू है, एनर्जी है, टोटका है, काला जादू है, भगवान ने किया, मैजिक है, एनीथिंग, इनके भीतर लिखा है कि कुछ नहीं। दूसरा, द डबल ब्लाइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप पता करना चाहेंगे कि क्या उन लोगों में, जिन लोगों को लिखा गया, जिन लोगों को नहीं लिखा गया, उनमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले कि नहीं मिले। भले से अगर आपके पास रिजल्ट गलत भी आता है और आपके उसके ऊपर सेकंड हाइपोथेसिस भी है कि शायद उनके साथ तो ऐसा हो गया होगा, तो गुड यू आर थिंकिंग। अब उस पर्टिकुलर केस के लिए हमें स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ेगा ताकि हम रूल आउट कर पाए कि कहीं इसकी वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा है। जैसे कि अगर मैं क्या करूं कि पहले से जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उन्हीं के हाथ पे अगर लिख दें, है? या फिर क्या ऐसा नंबर होता है जिससे नंबर जा सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, तो क्या किया जाए, उन बच्चों के जो टॉप करते हैं उन पर अगर लिखा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डिजाइंड इन सच अ वे टू एक्चुअली फाइंड आउट कि वो चीज काम करती है कि नहीं करती है। लेकिन उसके इसी को हम बेसिक साइंटिफिक टेम्परामेंट आप बोल सकते हैं।